जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंतर्गत आज हम लोग रासायनिक साम्य, अभी इसके पहले हम लोग भौतिक साम्य के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य क्या होता है पहले हमको समझना होगा। सपोज कीजिए दो अभिकारक हैं। अभिकारक उनको कहते हैं वे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो आपस में अभिक्रिया करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। और सुनिए, साम्यावस्था हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया की डिफिनीशन हमने आपको बताया था कि वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशात्मक होती है उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक साम्य की जो स्थिति आती है ना, वह केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है। तो देखें, हम मान लेते हैं कि दो अभिकारक ए और बी हैं और ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और आपस में क्रिया करके यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बन रहा है सी और डी उत्पाद बन रहा है। तो एक चीज़ देखें, जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो यहाँ दो अभिक्रियाएं होती हैं। वह अभिक्रिया जो आगे के तरफ होती है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अग्रिम अभिक्रिया। अग्रिम अभिक्रिया भी कहते हैं, अग्र अभिक्रिया भी कहते हैं। समझिए, इसको अग्र अभिक्रिया भी हम कह देते हैं। और वह अभिक्रिया जो पीछे की तरफ होती है उसको हम प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना है आपको ध्यानपूर्वक। देखें, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें सबसे पहले ए और बी अभिकारक हैं, ये आपस में अभिक्रिया करना शुरू करते हैं। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होता है। अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद सी और डी का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया के उपरांत जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो जब कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, तो प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग बहुत ही अधिक होता है और पश्च अभिक्रिया प्रतीप अभिक्रिया का वेग बहुत कम होता है। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये अग्र अभिक्रिया का वेग जो है वो घटता जाता है और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, ये दोनों वेग आपस में समान हो जाते हैं। जब दोनों वेग आपस में समान हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब यह रासायनिक अभिक्रिया साम्य स्थिति में आ गई है, या कह लीजिए, कह सकते हैं कि रासायनिक साम्य की स्थिति आ गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक साम्य। ये रासायनिक साम्य, चूंकि रासायनिक साम्य जो होता है ये गतिशील होता है। गतिशील इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है, सांद्रण का प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। तो इन सब का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। इसलिए ये जो रासायनिक साम्य को भी हम साम्यावस्था कहते हैं। तो रासायनिक साम्य हमेशा गतिशील होता है, इसलिए इसको हम गतिक साम्य भी कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहा जाता है कि रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं,
तो आप यही बताएंगे कि उत्क्रमणी अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं का वेग जो होता है वो एक समान हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया या उत्क्रमणी अभिक्रिया की इस अवस्था को हम रासायनिक साम्य या रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि रासायनिक साम्य में हम लोगों को साम्य स्थिरांक पढ़ना होता है। साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना होता है। तो साम्य स्थिरांक को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको समझेंगे, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दो रसायनज्ञ थे और ये दोनों रसायनज्ञ नॉर्वे के थे, जिनका नाम था एक, अब हम शॉर्ट में नाम बता रहे हैं, एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम जो था गुल्डबर्ग था। गुल्डबर्ग। वैसे इनका जो पूरा नाम था वह कैटो मैक्समिलियन गुल्डबर्ग था, लेकिन शॉर्ट में हम गुल्डबर्ग कहते हैं। और एक दूसरे रसायनज्ञ थे जिनका नाम था पीटर वागे, लेकिन हम लोग इनको शॉर्ट में वागे कहते हैं, वागे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सन 1864 ईस्वी में नॉर्वे के दो रसायनज्ञों गुल्डबर्ग तथा वागे ने उत्क्रमणी अभिक्रिया के साम्यावस्था के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिस नियम को हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो जब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये साम्य स्थिरांक हम पढ़ लेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आपसे पूछा जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन इसको कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, पहले समझ लिया जाए। अगर आपसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे कि सन 1864 ईस्वी में नॉर्वे के दो रसायनज्ञों गुल्डबर्ग तथा वागे ने उत्क्रमणी अभिक्रिया के साम्यावस्था के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ध्यान समझिएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया तो बाद में जोड़ा गया, पदार्थ के बारे में बताया गया कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते। फिर सुन लीजिए, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और चलिए
हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का अनुप्रयोग हम कर रहे हैं और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से ही हम साम्य स्थिरांक निकालेंगे। तो देखें, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, हम अग्र अभिक्रिया की पहले बात करेंगे। सुनिए, अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक A और B होगा, उत्पाद C और D होगा अग्र अभिक्रिया के लिए। तो हम अग्र अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं RT, नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं इसको, RF लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया के लिए। तो अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक A और B है। तो A के सक्रिय द्रव्यमान, जब A को बड़े कोष्ठ में कर देते हैं सक्रिय द्रव्यमान निकालना आप लोग देखे होंगे, पहले पढ़े होंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान A है, बड़े कोष्ठ के अंदर लिख देंगे, और B का जो सक्रिय द्रव्यमान होगा ये हो जाएगा वेक्टर बड़े कोष्ठ के अंदर कैपिटल B। तो याद रखे रहिए, यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम लागू कर रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट जुटता है KF, इसको कहते हैं अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। KF को कहते हैं अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अग्रिम अभिक्रिया के लिए हुआ। अब पश्च अभिक्रिया के लिए देखें RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन माने प्रतीक अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें पश्च अभिक्रिया में क्या है। तो अग्र अभिक्रिया के लिए A और B आपस में क्रिया करते हैं, A और B क्रिया करके उत्पाद C और D बनाते हैं। लेकिन जब पश्च अभिक्रिया होती है, पीछे की तरफ अभिक्रिया होती है ना, तो पीछे अभिक्रिया के लिए C और D जो होते हैं ये अभिकारक हो जाते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद बना देते हैं C और D। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, तो अब यहाँ पर देखें बैकवर्ड अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर जो अभिकारक होगा C और D होगा। तो एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुटेगा, ये हो जाएगा RB इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा KB। KB क्या है? पश्च अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हैं कि उत्क्रमणी अभिक्रिया के साम्यावस्था के लिए ही ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू हुआ है। तो साम्यावस्था में क्या होता है, देखिए ये है अग्र अभिक्रिया का वेग और ये है पश्च अभिक्रिया का वेग। जब उत्क्रमणी अभिक्रिया साम्यावस्था में आती है तो साम्यावस्था में आने के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी RF जो होता है यह RB के इक्वल हो जाता है। और RF जब RB के इक्वल होगा तो देखिए ये हो गया KF और ये हो गया एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इजक्वल टू RB की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। देखिए एक काम करते हैं,
के बी को हम पीछे की तरफ लाते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये है के एफ अपॉन के बी, ये के एफ है और के बी को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपान हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब हम आपको बता दें के एफ और के बी, के एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है और के बी क्या है, पश्च अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। बात दोनों समझ में आ गई आपको। तो अब जो है के एफ और के बी का जो अनुपात होता है, के एफ और के बी का अनुपात, यही साम्य स्थिरांक कहलाता है और इसी को केसी से प्रदर्शित करते हैं। यही साम्य स्थिरांक बताने के लिए हम इतना मेहनत किए हैं। तो अब इसके जगह पे हम लिख देंगे के सी इजकल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये साम्य स्थिरांक ज्ञात करने का फार्मूला है। तो साम्य स्थिरांक देखिए, अब इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस तरह से दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो साम्य स्थिरांक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे कि C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान जब रखेंगे तो साम्य नियतांक निकलेगा। लेकिन साम्य नियतांक देखिए, साम्य नियतांक की डिफिनीशन आपको बताया गया है के एफ अपान के बी। तो अगर साम्य नियतांक की परिभाषा आपको ज्ञात करना हो तो साम्य नियतांक की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ही उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार देखें, हम आपको रासायनिक साम्य बताए, रासायनिक साम्य के बाद हमने साम्य स्थिरांक भी हमने आपको बताया और फिर इसके बाद द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से कैसे साम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं इसको भी हमने आपको बताया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे चल करके हम आपको, ये तो केसी है और केसी, इसके बाद केपी, केसी और केपी में रिलेशनशिप हम आपको बताएंगे, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। जो अगला वीडियो होगा तो उसमें हम लोग साम्य स्थिरांक केसी, तो काम साम्य स्थिरांक केसी जो होता है सांद्रण के रूप में होता है और केपी जो होता है वो आंशिक दाब के रूप में होता है। यानी केसी और केपी में भी रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो साम्यावस्था के अंतर्गत जितनी चीज़ें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर हुआ है आप सबको? यस सर। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।